एक बहुत पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब यह है कि इंसान की जितनी भी कामनाएं होती हैं उनमें सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर आता है। किसी के पास भले ही दुनिया जहां की दौलत हो, लेकिन अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी सुख संसाधन काम के नहीं है। और यही बात कोविड-19 महामारी ने हम सभी को महसूस करवाई है। इंसान के बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और खुशहाली को बढ़ावा देने हेतु पहला सुख इंडिया वेलनेस मूवमेंट का आरंभ हुआ। बेहतर, उत्कृष्ट और संपूर्ण स्वास्थ्य हेतु पहला सुख व्यक्तियों के 5P एस्पेक्ट पर फोकस करता है। पर्सनल यानी कि शारीरिक और मानसिक, प्रोफेशनल यानी कि कार्य क्षमता और वित्तीय, पीपल परिवार, परिचित और समाज, पैशन कामना और अभिलाषा, और पर्पस प्रकृति, आध्यात्मिकता और जीवन का अर्थ। दोस्तों, अगले 5 वर्षों में 5 मिलियन भारतीयों की जिंदगियों में एक सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए पूर्व और पश्चिम के तमाम प्रामाणिक लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को साथ लाना ही हमारा मिशन, हमारा उद्देश्य है। जो प्रैक्टिसेस और नॉलेज हम आपसे साझा करते हैं वे प्रामाणिक है और साइंटिफिक रिसर्च द्वारा संपादित है। इस हेतु हम व्यवहारिक ज्ञान, बिजनेस, आध्यात्मिकता, लाइफस्टाइल या जीवन शैली और मेडिकल इंडस्ट्रीज के उन तमाम जानी मानी शख्सियतों को अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन ज्ञान मिल सके, लोग इसे आसानी से समझ पाएं और इसमें हिस्सा ले सकें। इसके लिए हम डिजिटल मीडिया, भारतीय ज्ञान एवं व्यवहारिक भाषा का सदुपयोग करते हैं और खुशहाली यानी वेलनेस के जाने माने एम्बेसडर के अनुभवों को साझा करते हैं। हमारी टीम मेल्स, फीमेल्स, बच्चों के विशेष समूहों और उनकी जरूरतों के हिसाब से स्पेशल प्रोग्राम तैयार करती है। हमने अपने प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया है और काफी पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाया है जो इस प्रोग्राम के सुचारू रूप से संचालन में हमारे सहभागी हैं। भारतीय समाज कल्याण की यह पहल ICC CWC सिलिकॉन वैली USA के सहयोग से इंडी फैमिली फाउंडेशन इंडिया द्वारा कार्यान्वित है। इस मूवमेंट में श्री नरेन बख्शी जी चीफ मेंटर हैं, इंडी फैमिली फाउंडेशन से श्रीमती प्रेमलता सांड एवं श्री बसंत जैन जी, ICC CWC से श्री सोमनाथ चैटर्जी तथा VK काला जी, आदि गुरुदास जी हमारे एडवाइजर्स हैं। श्री नितिन जैन एवं दिव्या जैन हमारे मुख्य कन्वेनर्स हैं और जितेंद्र गौतम, तुषार गर्ग और देवेंद्र हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। श्री शिवखेड़ा जी, नीता बूचरा जी, मेजर जनरल CP सिंह जी हमारे वेलनेस एम्बेसडर्स हैं। दोस्तों, तो इस पहल से जुड़ने एवं ज्यादा जानकारी हेतु आप कृपया हमारी वेबसाइट pehlasukh.org को विजिट करें और अपने एवं अपने परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। हेलो, मैं नरेन बख्शी हूँ। मैं आपको आज स्वागत करता हूँ। मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मैं 50 साल पहले सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में चला गया था। तो उसके बाद पिछले 20 साल से मैं हर साल 3 महीने के लिए जयपुर आता हूँ और कुछ देने के लिए। तो हमारा पहला सबसे बड़ा काम हमने किया था एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। उसके लिए हमने गहलोत साहब, राजेश जी और मोदी जी के साथ काम किया। लेकिन आज की तारीख में हमारा जो नंबर 1 पर्पस है मेरी लाइफ का, वो बन गया है हेल्थ एंड वेलनेस। तो ये ऐसे हुआ क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी गलती कर चुका था। मैंने अपना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसको मैंने रिवर्स कर दिया। तो हमने समझा कि ये किसी भी तरह से यदि अपन चाहें तो अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें तो सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए 2.5 साल पहले हमने अमेरिका में, कैलिफोर्निया में ये मूवमेंट चालू किया और वो बहुत आगे बढ़ गया है। तो फिर इस साल अपनी टीम जयपुर में बन गई और ये पहला सुख जिसके बारे में आप सुन चुके हैं वो चालू हो गया। तो बहुत खुशी की बात है आज मेरे को कि एक बहुत ही अच्छा आपको प्रोग्राम सुनने को मिलेगा। तो मेरा काम एक ही है आज, मैं आपको इनके मॉडरेटर गुरप्रीत जी को इंट्रोड्यूस कर दूं। ये बहुत पढ़े लिखी हैं, ये MBA हैं, MS हैं इकोनॉमिक्स में। ये इन्होंने बहुत अच्छी काम चालू किया है। तो मैं इनको बताऊं कि ये माँ भी हैं
इनकी एक बेटी भी है। तो इन्होंने जब बेटी हुई तो समझना चालू किया कि बच्ची को कैसे एजुकेशन दिया जाए। तो समझ में आया इनको कि जो अभी ज़्यादातर स्कूल अवेलेबल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पे फोकस है, किसी ढंग से उनको सिखा दो, लेकिन होलिस्टिक एजुकेशन नहीं मिल रही है। होलिस्टिक एजुकेशन का आपने ना मतलब समझ ही लिया कि हम चाहते हैं बच्चा भी, जब बच्चा चालू होता है तो उसका दिमाग भी ठीक करना है, एजुकेशन देनी है, लेकिन उसको वैल्यूज भी सिखानी है। उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दुनिया में। उसको मालूम होना चाहिए कि उसको अपने पिता माता सबके साथ कैसे रहना चाहिए। तो और खास में उनको बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए, खेल भी करना चाहिए। तो ये सब देखा उन्होंने और उनको मिला नहीं। अब आप सोचिए, इतनी हिम्मत करी उन्होंने, एक कॉर्पोरेट जॉब था, बहुत अच्छा काम कर रही थी 8 साल से, उसको छोड़ दिया और सोचा कि मैं खुद एक स्कूल बनाऊंगी। वो उसका वॉल्डॉर्फ उदय के नाम से, इंस्पायर्ड बाय वॉल्डॉर्फ एजुकेशन सिस्टम, इन्होंने स्कूल चालू कर दिया 2014 में। अब वो स्कूल प्राइमरी से चालू हुआ था, अब सेकंड ग्रेड तक पहुंच गया है और इनकी इच्छा है कि बहुत बड़ा बने। तो मेरे को बहुत खुशी है गुरप्रीत जी आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पैनलिस्ट का जो कि यहाँ आके आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Mr. Naren Bakshi, for I'm really humbled with your introduction. It's a big pleasure for me to be associated to this wonderful initiative which aims to spread wellness. Today, I wish all of you a very good morning from the beautiful pink city of Jaipur. And on behalf of Pehla Sukh, I welcome you all for joining us today for this special webinar. When most parents talk about kids' education, all one can think of is books and academic learning. We talk about their careers, their marks, but education comprises much more. Something else which is even more important is their health and overall well being. Our school, Uday, World of Inspired School, is an experiential school and believes in holistic growth of children and raising resilient children. UNESCO states that the world of movements, ideals, and principles correspond to the UNESCO's principles and values as well. And world of education is the most health-giving education in the world today. And that is why I really relate to this, the webinar series that are happening. And because the focus for today's webinar is holistic wellness for children in COVID times. These times have shown us the importance of being healthy even more. The schools have been shut down, and the importance right now is to take care of children's health. Uh, COVID times across the world have altered children's schedules, their way of studying, their social learning, as well has instilled a sense of fear and unpredictability, which has made them anxious, and it's impacting their mental as well as physical health. So today, as a parent and as an educator, I'm delighted to have this opportunity to be learning from our esteemed speakers who, with their knowledge, would guide us on how to deal with children's health and how to improve their health and immunity. I'm very, very honored to welcome our esteemed speakers today. Our first speaker, Mr. Narendra Rungta, is a national figure in critical care. He has been a past president of the Indian Society of Critical Care Medicine and national chairman of the Intensive Care Chapter of the Indian Academy of Pediatrics. He founded the Association of SARC Critical Care Society and was its founding president. He has been teaching and delivering lectures of critical care medicine all over the globe, including India. In 2003, he became the first international consultant for FCCS from India. He's a teacher, a guide, an examiner in both adult and pediatric critical care. His work on critical toxicology and tropical fever is acknowledged worldwide. So here I welcome Dr. Narendra Rungta
to be here with us today. And thanks so much for taking out time for this webinar and sharing your knowledge with us. Our second esteemed speaker is Dr. Salil Maheshwari. He became Yog Shikshak of Swami Ramdev Ji in 2005, and since then teaching yoga through regular classes and camps. He worked for Rajasthan government for 23 years as a medical officer, junior specialist pediatrics, and retired in 2013 as a senior specialist. He was serving in Yogram, Haridwar as Assistant Chief Medical in Charge from Feb 2014 to Feb 2017. From March 2017 to date, he's serving as a Chief Medical in Charge in Nirayam, Yogram. A warm welcome to both of you, Dr. Salil Maheshwari and Dr. Naren Rungta. We are grateful that you took out time from your busy schedule for today's webinar. Also, I'm very, very pleased to have on the panel today some very, very special guests, the parents and the kids, for whom this webinar makes so much, which is going to give value to them. So I would want to introduce our panelists, the parents panelist also today. We have with us Mrs. Prerna Sahani and Miss Ariana, studying in Nija Modi School, Mr. Gautam Khandelwal and Master Arjun, studying in Uday World of Inspired School, Miss Chaitanya and Master Prakhar, both studying in Jayashree Periwal School, Jaipur, Miss Avani Shukla Tripathi and her son Yuvan, studying in Vibgyor High School, Bangalore. I welcome and thank you all for being present here today. I will not like to waste any more time of the audience now and start with the webinar with the very first question that I would want to pose to Mr. Rungta. I think this question is on everybody's mind, which is the screen time. Even though we all know how bad screen time is for children's health and development, in these times, while most schools had to resort to digital mode of teaching learning, the screen time of children has increased drastically. And on the other hand, the physical activity has gone down because of closure of parks and gardens. How should parents keep a balance in their routine while taking care of their physical, mental health, and also taking care of their eyesight? So thank you very much for inviting me to the panel, and I'm delighted to be here. Thank you, Naren. Thank you, Wing Commander Kala, and thank you all the other members of this board. Now, this is a great question, Gurpreet, and every parent would have lots of stress because of this particular problem. There is a requirement of children being glued to this screen. They have to study, they have to pass their time, they have to give some free time to the parents, and they have to buy some free time for themselves. They do not have access to the grounds, gardens, open air plays. So striking a balance between everything that you are looking for, वो बहुत कोई आसान बात नहीं. You really will have to do lots of permutation and combinations, titration करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा. Now, one common thing that is required, जो करनी चाहिए सारे parents को, try to spend maximum time with children. जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सकते हैं without compromising with their daily routine duties, professional requirements, household requirements. जितना टाइम वो बच्चों को दे सकें उतना टाइम उनको देना चाहिए. If possible, and I understand most of the parents do this, उनकी बच्चों की स्टडीज में इंडल्ज करना चाहिए. Don't leave them alone while they are glued to the screen. You can equally participate in that whenever it is possible. Sometimes हो सकता है उनकी पूरी क्लास चल रही हो, then a disturbance would not be required. Now, ये
एज ग्रुप पे भी बहुत डिपेंड करेगा, बच्चे का एज क्या है। वी हैव सीन इवन 9 months 10 months children glued to some small screen toy, उसके ऊपर कोई वीडियो गेम खेलते रहते हैं। पेरेंट्स आर टू हैप्पी that their child is busy and they can do their work. ऐसा करने से बच्चे को आदत पड़ेगी, and don't expect them to respond to your calls and disciplinary expectations from the baby child, कि वो आप कहेंगे और वो उसको छोड़ देंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो दूसरा, आप कितना टाइम स्क्रीन पे रहते हैं, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आपको अपना टाइम भी स्क्रीन के ऊपर रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड दैट शुड नॉट बिकम द नॉर्म। बच्चों के लिए वो एक नॉर्मल चीज नहीं हो जानी चाहिए। माँ भी ऐसे करती है, पापा भी ऐसे करते हैं, मुझे भी ऐसे करना है, दीदी भी ऐसे कर रही है, भैया भी ऐसे कर रहे हैं, so and so forth. And these days you will find it so common. So everybody is trying to adjust with COVID times. तो इसका एक उपाय जो है वो सबसे बड़ा है कि ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। टाइम अलग है, क्वालिटी टाइम अलग है। सो स्पेंड, गिव क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन। उनको कुछ सिखाने की कोशिश करिए, उनको कुछ जीवन की अच्छी बातें बताने की कोशिश करिए। और आपको लगता है कि स्क्रीन पे बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें भी होती हैं जिनको आप दिखा सकती हैं, और यदि ऐसा होता है तो दे will spend, if at all they want to glue to the screen, they will have a lot of good things to learn. Very, very well said, Dr. Rumta, that we have to be role models for our children when it comes to screen time. And you'll be surprised to know that my daughter is totally screen free. She doesn't watch TV even in these times. And the school has also kept the education screen free even in these times. Because for me personally, I feel the screen time is really, really detrimental to children's health. And I've followed that principle in my life, as well as educate the parents of the school to do the same. That's a wonderful thing to know. I would now want to maybe ask a question to one of the children, because they are with us here today, and let's see what their worries and anxieties are, and what questions do they have. So we have Master Arjun here with us. Arjun, आपका कोई question है जो आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर सलिल से? Yes. अर्जुन मैं बड़ा कैसे होगा और स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा? Wonderful question. Dr. Salil, would you like to answer that for him? Yes. Thank you for inviting me. इस wonderful program में आपने मुझे invite किया, इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। बच्चे का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग कैसे बने। तो बेटा ये ध्यान रखें, केवल फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पर्याप्त नहीं है, मेंटली एंड इमोशनली भी हम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आज की स्थिति में हम देख रहे हैं बच्चों को फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने की तरफ ध्यान है, लेकिन इमोशनली इतने ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। जरा सी कोई समस्या आती है और ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होने की बहुत जरूरत है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप जिम करते हैं या और कुछ ऐसे हार्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, उनसे आपकी मसल्स तो मजबूत हो जाती हैं, लेकिन अंदर से अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जा सकता है। तो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है हमारा अंदर से इम्यून सिस्टम मजबूत हो। शरीर से दिखने में भी हम अच्छे हों, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अंदर से हमारा इंटरनल सिस्टम मजबूत हो, क्योंकि बाहर से एकदम हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इसका अर्थ है हम अंदर से मजबूत नहीं है। तो भीतर की मजबूती चाहिए, हमारी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, वो सारी हमें डेवलप करनी है। योगाभ्यास के माध्यम से इन तीनों पर कार्य होता है। तो योग से जुड़े हम, क्योंकि नियमित योग से, प्राणायाम से, अभी जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, आप फिजिकली अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, अंदर से अपने सिस्टम को, पूरे इंटरनल सिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं। प्राणायाम करते हैं तो आपका प्राणमय कोश बैलेंस होता है,
आपकी चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, मेंटली आप स्टेबल होते हो। और जीवन की परिस्थितियों में ये पेरेंट्स से भी एक मेरा निवेदन है कि आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो जरा सी भी एडवर्सिटीज में डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनके जीवन में थोड़ी कठिनाइयां भी आनी जरूरी है। उनके छोटे छोटे कामों में उनको खुद करने के लिए हम प्रेरित करें, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि वो कभी भी असफलता भी आए तो वो निराश ना हो। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि बच्चों को हर समय हर समय उनकी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। जब फिर जीवन की एडवर्सिटीज सामने आती हैं तो वो बिखर जाते हैं, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होने की वजह से। तो हर स्तर पर हमारी स्ट्रेंथ हो, ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली और इमोशनली भी। तो इसका हमें ध्यान रखना है। योग के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम शरीर को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। उसके लिए दंड बैठक है, सूर्य नमस्कार है, इनका हम अभ्यास करें। और बाकी फिर आहार में हम ध्यान रखें। जैसे बच्चों को दूध पसंद होता है, ज्यादातर को किसी को नहीं होता है, लेकिन दूध केला है, दूध आम है, खजूर है, अंकुरित अन्न है, इनका नियमित रूप से सेवन करके हम फिजिकली भी स्ट्रांग हो सकते हैं। और एक नियम रखें भोजन में कि हरी सब्जियां, सलाद, अंकुरित अन्न, इनका प्रयोग जरूर करें। तो अंदर से हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा और बाहर से हम फिजिकली भी मजबूत रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर सलिल। अर्जुन, आपको पता चल गया कि आपको दूध पीना है और अच्छे से फल और सब्जियां खाना है बड़े होने। हाँ ओके, सो डॉक्टर सलिल, आई थिंक जो टीनेजर्स होते हैं उनकी टेंशन और वरीज थोड़ी अलग होती हैं। तो अब हम अपने पैनलिस्ट में से मिस चैतन्या से पूछना चाहेंगे कि आप क्या जानना चाहती हैं अपने हेल्थ और वेलनेस के बारे में डॉक्टर सलिल से। Good morning, sir. My question to you is that for our well-being, is diet more important or exercise, and why is that? ओके, देखिए ऐसा है, केवल डाइट या केवल एक्सरसाइज दोनों काम नहीं चाहिए। हमारा जो स्वास्थ्य रूपी भवन है, ये 3 खंभों पर टिका हुआ है: बैलेंस थॉट्स, बैलेंस डाइट एंड बैलेंस एक्सरसाइज। सम्यक विचार, सम्यक श्रम और सम्यक आहार, तीनों चीजें जरूरी है। इन तीनों की बहुत महत्व है, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अगर महत्व देना होगा हमें तो बैलेंस थॉट्स को। आपने जो बात पूछी है बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, तो उसमें मैं डाइट को ऊपर रखूंगा, क्योंकि आयुर्वेद का भी सूत्र है, पथ्य सति गदार्थस्य किमौषध निषेवणे, पथ्य असति गदार्थस्य किमौषध निषेवणे। पथ्य का ध्यान रखा तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, और पथ्य का ध्यान नहीं रखा तो औषधि से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बीमारी के संबंध में है, वही बात स्वास्थ्य के संबंध में भी है कि अगर हम आहार का ध्यान नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज खूब कर रहे हैं लेकिन डाइट कंट्रोल नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आप तला भुना चटपटा मिर्च मसाले का खाना खाएंगे, कितनी भी एक्सरसाइज करें हमारे एसिडिटी हो जाएगी और सारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसी तरह से आप खूब अच्छा भी खा रहे हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी खूब कर रहे हैं, आप सुमो पहलवान बन जाएंगे, तो वो भी बैलेंस नहीं। तो अपने इस बैलेंस के लिए जरूरी है दोनों चीजों का समन्वय। पर फिर भी अगर आप फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, हालांकि ये मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप फिजिकली एक्टिव मत रहिए, जीवन के अंतिम क्षण तक फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, लेकिन डाइट का कंट्रोल अगर नहीं रख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर असर पड़ेगा। हालांकि डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो मैं डाइट को ऊपर रखूंगा। थैंक यू डॉक्टर सलिल। जैसे कि आपने कहा कि दोनों को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है, लेकिन डाइट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आई एम श्योर एज पेरेंट्स बच्चों को खिलाने के लिए जब हम जाते हैं तो काफी चैलेंजेस आते होंगे। तो आई वुड वांट टू आस्क गिव द अपॉर्चुनिटी टू वन ऑफ द पेरेंट्स टू आस्क देयर challenges when it comes to diet. Mrs. Avni is with us, and would you like to do you have any challenges when it comes to feeding the children? Do you want to ask your questions, and maybe Dr. Roonta can answer it this time? Yeah. Hello, doctor. Hello, everyone. My question is very simple. My son
Actually, since he's born, he's not, मतलब he's a very fuzzy eater. He never ate anything. If I'm not around, he will never eat. वो school जाएगा तो he'll bring the box back until unless somebody forces. I have to go, and lunchtime I used to go to the school and tell teachers, did he finish? Can you please show me the lunch? I have to call teachers, please make him make sure he's eating. But he's a very fuzzy eater. Now he's 7 years. अभी भी मतलब, and the best part is कि he eats everything, but he's still fuzzy. He doesn't want to eat. He eats like ye karela, bitter gourd, anything you give him, he can eat, but he doesn't want to eat. तो आप क्या क्या जवाब चाहती हैं अवनी? मैं चाहती हूँ कि मतलब I really want to understand कि मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि मतलब you can entertain, like आप kids को किस तरह से वो कर सकते हैं, बता सकते हैं. And I don't know, maybe at times I have even felt that I should go to a child psychiatrist to understand what is in his mind, what he wants to do. मतलब never ever, मतलब मैं कभी भी. Okay, I understood the problem. Yeah. Now you see, this is a habit. This is not a habit disorder. तो दोनों को अलग रखिए. हैबिट अलग चीज होती है, हैबिट डिसऑर्डर अलग होता है. यदि ये आपके खिलाने से भी खाना नहीं खाता तो ये हैबिट डिसऑर्डर हो जाता. Now he has two things. When you feed him and he is happy to take the food, when you offer him, एक तो आप पास आ जाती है और एक खाना मिलता है, माँ के हाथ से खाना मिलता है, तो he is very happy and he knows that there is a proof of me eating. तो इसके ऊपर भरोसा करिए, इसके ऊपर डिपेंड करिए, इसको एनकरेज करिए, इसको मोटिवेट करिए. और इसके पहले इसने डॉक्टर सलील से एक सवाल पूछा था कि ये स्ट्रोंग होना चाहता है. तो यदि ये स्ट्रोंग होना चाहता है, और डॉक्टर सलील ने ये जवाब दिया था, ये समझाया था कि मेंटली भी स्ट्रोंग होना पड़ेगा. तो बच्चे का क्या नाम है? So yuan. युवान. Chinese currency is yuan. Right. So yuan, you are very precious. आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत मुझे लगता है अल्टीमेटली आप लंबे भी बनोगे. हालांकि मैंने आपकी हाइट अभी देखी नहीं है, बट बाय योर स्ट्रक्चर आई कैन मेक इट आउट. लेकिन स्ट्रांग बनने के लिए अपने आप खाना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, अच्छी चीजें खाना, टाइम से खाना, डिसिप्लिन से खाना बहुत जरूरी है. तो इस जवाब में आपकी मम्मी का ही शामिल होना जरूरी नहीं है, आपका शामिल होना भी बहुत जरूरी है. और यदि मम्मी को किसी काम से जाना पड़ा तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे? मान लीजिए 5 दिन नानी के पास जाना पड़ा सडनली, तो आप क्या खाना नहीं खाओगे? तो ना वो मम्मी का ख्याल रख पाएंगी, आपकी चिंता करेंगी कि आपने तो, युवान ने तो कुछ खाया ही नहीं होगा. तो यदि आप बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा बनने की एक हिस्सा है जिम्मेदार बनना. और जिम्मेदारी में सबसे बड़ा, दूसरे का ख्याल रखने के पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपना ख्याल रखना. और अपने ख्याल रखने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपनी हैबिट्स को अच्छी रखना और खा लेना, जिससे पेरेंट्स की, पर्टिकुलरली मम्मी की चिंता एकदम जीरो हो जाए. डू यू प्रॉमिस? इज प्रॉमिसिंग? तो अवनी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इसको जिम्मेदारी दीजिए और बार बार मेरा भी हवाला दे सकती हैं, और इसको ताकतवर और इम्यून बनने का भी हवाला दे सकती हैं. तो यदि बनना है तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है अपना ख्याल रखना. Yes sir, I will make sure. और मैं ठीक है युवान, यू हैव प्रॉमिस्ड. और आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, आपको खाली जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है. ओके?
Thank you so much, sir. I think this will definitely help me, और मैं इस चीज को बता करके I can definitely make sure. Thank you, Dr. Nunta. I think that was beautifully answered, that we have to make the kids responsible for their own food rather than take it all on ourselves. The next question that I have for you, Dr. Nunta, is very, very close to my heart again, because these are the times when, you know, we are scared of children falling sick, especially, and we don't want them to fall sick at all. But whenever we go to a doctor with even a cough or a cold or something, we are prescribed antibiotics, which as parents we know that it's not good for their health. But at that time, you know, because we want them to recover quickly also, there is no resort. So I would like to know your views, and in fact, Dr. Salil's views also on this question, as to what can we do if the children are suffering from common cold, fever, cough, other than antibiotics. गुरप्रीत, ये आपके ही हाथ के साथ नहीं है, ये सवाल तो सारी दुनिया के साथ होना चाहिए। मेरे तो बहुत ही दिल के नज़दीक है ये टॉपिक। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है समझने के लिए। एंटीबायोटिक्स से इन्फेक्शन ठीक होता है, न ये खांसी की दवा है, न ये बुखार की दवा है, न गला खराब होने की दवा है। ये इन्फेक्शन की दवा है। इन्फेक्शन किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, और दूसरे फंगस इनसे भी होता है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिव होता है, और बैक्टीरिया से जो हमारी कॉमन बीमारियां होती हैं उसमें से 0.5% ही होती। 99.5% जो हमें कॉमन कोल्ड, कॉफ, जो भी तकलीफें होती हैं उसमें बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं। यदि थोड़ा सा मैं इसको दूसरी तरीके से कहूं, बैक्टीरिया से अच्छा कोई दोस्त हमारा इस दुनिया में नहीं है। अरबों अरबों बैक्टीरिया हमारे शरीर में हैं जो हमारे साथ दोस्ती निभाते हैं। यदि वो नहीं होंगे तो हमारा जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो हमारे मित्र हैं। उनमें से कुछ कभी कभी, बहुत रेयरली, शत्रु हो जाते हैं, तब उनका इलाज करना पड़ता है। जैसे टेररिस्ट होते हैं, हमारी पॉपुलेशन में से कुछ टेररिस्ट बन गए तो उनका इलाज करना पड़ता है। तो मेरा आपको ये कहना है सबको कि जब भी कोई आपको तकलीफ हो तो आप हाउस होल्ड रेमेडीज एक आध दिन जरूर ट्राई करिए। दादी की, नानी की सलाह को अच्छा मान के उसको लीजिए। और यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब मैं एंटीबायोटिक नहीं लूंगा। और यदि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने की जिद है मुझे एज डॉक्टर, तो आप कहिएगा कि डॉक्टर आपके पास क्या प्रूफ है कि मुझे बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रूफ करिए। हेवेंस आर नॉट गोइंग टू फॉल इन अ डे और टू। अब दूसरी बात, आपने एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं। तो क्योंकि अब ये बीमारी का इलाज ही नहीं है जिसके लिए आप ये दवा ले रहे हैं, तो जब वो ठीक होता है तो आप क्रेडिट एंटीबायोटिक को दे देते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। तो कभी भी एंटीबायोटिक मत लीजिए। एंटीबायोटिक की बहुत जरूरत सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में होती है, और एंटीबायोटिक हर बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होता है। हर बैक्टीरिया के लिए हर एंटीबायोटिक कारगर नहीं है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, फिर हमको ये पता होना चाहिए कि वो उससे सेंसिटिव है कि नहीं है। तीसरा, हर चीज की एक डोज होती है, उस डोज में उस तरीके से लेना पड़ता है। एक सोमवार को ले लिया एंटीबायोटिक की टैबलेट, फिर एक बुधवार को ले ली, फिर एक शनिवार को ले ली, इस अंडरस्टैंडिंग में कि मैं तो एंटीबायोटिक ले रहा हूँ। नो, say no to antibiotic. That's my message. They are harmful drugs. दूसरी, आप एंटीबायोटिक लेके दूसरे लोगों का बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे
जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपके मित्र बैक्टीरिया जो आपके पेट में है, आंतों में है, उनके ऊपर आप हमला करते हो और वे अपना चरित्र बदलते हैं, कैरेक्टर बदलते हैं, अपना तरीका बदलते हैं और उन्हीं में से कुछ टेररिस्ट बन जाते हैं, इधर उधर भागते हैं। और जब आप उनको स्टूल में पास करते हो, बाहर पास करते हो, तो वो दूसरे आपके मित्रों को, आपके पड़ोसियों को, आपके घर वालों को इन्फेक्ट करते हैं। किसी को नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है और उसका कारण हो आप एंटीबायोटिक आपने लिए, क्योंकि आपने पूरे एनवायरनमेंट में टेररिस्ट फेंक दिए। तो मेहरबानी करके इस बात को समझिए कि यू डोंट नीड एंटीबायोटिक, एंड 90% plus antibiotics are needed only in hospitalized bacterially infected patients only. यही मुझे कहना है। That was Thank you, sir. very insightful. I am definitely saying no to antibiotics from today. I think I'm putting my foot down on this, that it's not going to happen, at least for my family. I would also like to hear Dr. Salil's view on this topic. Dr. Salil, what do you have to say about antibiotics and what are the natural ways to take care of these ailments, the small ailments? जी, डॉक्टर ओंकार सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेने से क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, न सिर्फ हम पर बल्कि पूरे समाज के ऊपर। इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा कि न सिर्फ एंटीबायोटिक बल्कि और भी जो दवाइयां दी जा रही हैं, एंटीडायरल, लगा दस्त हो रही है एंटीडायरल दिया जा रहा है, या फीवर हो रहा है, जरा सा 9900 डिग्री है, हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, क्योंकि हर दवा के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। Every drug has some or the other side effect. तो हम जब जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ व्यर्थ की मेडिसिन लेकर उन साइड इफेक्ट्स की वजह से अपने शरीर को, आप जैसे पेन किलर, जरा सा दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, ये पेन किलर हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को तो खराब कर ही रहा है, साथ में हमारी किडनीज के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो जिनको भी किडनी की समस्या होती है उनको स्पेसिफिकली कहा जाता है ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं उनको ना लें। आइबुप्रोफेन जैसे रूटीन में जो अपने मन से ले लेते हैं, कॉम्बिफ्लाम वगैरह या डाइक्लोफेनेक सोडियम, इन सब दवाओं का प्रयोग, व्यर्थ का प्रयोग, जरूरत से ज्यादा प्रयोग हमारे शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करता है। पैरासीटामोल कहने को निरापद कही जाती है लेकिन लिवर के ऊपर उसकी भी टॉक्सिसिटी है। तो अन्य दवाओं से भी हम जहां तक जरूरत नहीं है वहां तक हम बचें, और उसके लिए बहुत सिंपल रेमेडीज, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है कि शरीर में गंदगी का जमाव, मन में विकारों का जमाव, ये सारे रोगों का मूल कारण है। उस गंदगी को निकाल दें, शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। आप देखिए, अगर जुकाम होती है, इसके लिए कहावत भी है कि अगर दवाई लेंगे तो 7 दिन में ठीक होगी, नहीं दवाई लेंगे तो हफ्ते भर में ठीक होगी। तो वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, उनमें दवा की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हमने को उसमें सहयोग कर सकते हैं। वो किस रूप में कर सकते हैं? जैसे कोई भी एक्यूट डिजीज हुई है, खांसी जुकाम हुई है, उल्टी दस्त हुई है या बुखार हुई है, तो उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहला तो उस समय हमारा जो शरीर है उस गंदगी को निकालने का कार्य कर रहा है, उस कार्य में हम सहयोग करें। जैसे घर में हम सफाई का कार्य करते हैं तो उस समय नया कचरा नहीं डालते हैं, उसी तरह से हम आहार के माध्यम से उस समय कचरा डालना बंद कर दें। जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें अगर कुछ उटपटांग चीजें खा रहे हैं, अब खांसी जुकाम हो रही है, फ्रिज की चीजें खा रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है हम उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस गंदगी को और डाल रहे हैं, उस रोग को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस समय आहार का नियंत्रण, और उसके लिए सबसे बढ़िया है बच्चों को आराम से हम फलों पर रख सकते हैं। फल ऐसा प्री डाइजेस्टेड सेमी डाइजेस्टेड चीज है कि जो बहुत ज्यादा शरीर पर बोझ नहीं डाल रहा है, तो उनको आहार में हम वो दें। और उसके अलावा फिर जो शरीर को साफ करने की जो प्राकृतिक विधियां हैं, निरापद विधियां जिनमें कोई नुकसान नहीं है, उन विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बुखार हो रहा है, अब स्पंज कर दीजिए, बच्चे को गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। वेट शीट प्रयोग होता है, इसमें गीली चादर लपेट के ऊपर ऊनी शॉल कंबल वगैरह लपेट कर बच्चे को, या सिंपल सा बच्चे को नहला के बिना पहुंचे गले तक ऊनी शॉल लपेट के कंबल उड़ा के सुला दीजिए। अंदर से थोड़ी देर में गर्मी होगी, पसीने आएंगे और उसका बुखार कम हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि सर ठंडा रहे हमेशा। बुखार के समय सर को गर्म नहीं होने दें, तो बुखार के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हमें प्रभावित नहीं करेंगे।
इसी तरह से खांसी जुकाम हो रही है, थोड़ा हम फेशियल स्टीम ले लें, तो उसके द्वारा वो गंदगी जो इस रूप में निकल रही है वो आसानी से निकल पाएगी। हमारा जो बलगम है वो लिक्विफाई होकर इजीली निकल जाएगा। तो उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। घरेलू औषधियों का, जैसे अदरक हल्दी शहद है, या अदरक तुलसी और शहद है, बच्चे आराम से ले भी लेते हैं। शहद की मात्रा उसमें ज्यादा कर दीजिए, बच्चे आराम से ले लेंगे। WHO भी अभी रिकमेंड कर रहा है कफ सप्रेसेंट्स किसी भी रूप में हमें नहीं लेना है जब तक कि बहुत ज्यादा ड्राई इरिटेटिंग कफ ना हो, क्योंकि प्रोडक्टिव कफ में अगर आप कफ सप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो वो खांसी को रोकने वाली दवाइयां उस बलगम को जो निकल जाना चाहिए उसको अंदर रोक लेंगे, कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगी। उसके बजाय उसको स्टीम इनहेलेशन के द्वारा और इन घरेलू उपचारों के द्वारा हम उनको बाहर करें, अंदर से वो सिस्टम हमारे प्योरीफाई हो जाएगा, बाहर से किसी और अन्य दवा की जरूरत नहीं रहेगी। तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हॉट फुट बात, एक सिंपल प्रयोग है। खांसी जुकाम हो रही है, बाल्टी में गर्म पानी लें, पैर गर्म पानी में डाल रहे हैं कुर्सी पर बैठकर, और यहाँ तक गले तक कंबल ओढ़ लें इस तरह कि वो बाल्टी भी कंबल के अंदर आ जाए। सर पे ठंडे पानी का तौलिया रख लें ताकि सर गर्म ना हो। 10-15 मिनट पैर गर्म पानी में डालकर बैठ जाएं। वो गर्म पानी, उसमें बीच बीच में तेज गर्म पानी डालते रहें तो क्या होगा, वो उसकी भाप भी जो उठेगी वो भी हमारे पसीना लाएगी। वो शरीर की गंदगी पसीने के रूप में, क्योंकि हमारी गंदगी निकालने के 4 रास्ते हैं, प्रश्वास, सांस के माध्यम से, पेशाब, पाखाना और पसीना। तो अन्य रास्तों से गंदगी निकल जाएगी, तो इस रास्ते जो एक्स्ट्रा वे हमने प्रकृति ने इमरजेंसी गेटवे जो चालू किए हैं खांसी जुकाम के रूप में, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। उन सामान्य रास्तों से वो गंदगी निकल जाएगी, बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा हम ध्यान रखें कि बहुत सारी प्राकृतिक विधियां हैं। जैसे कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, चेस्ट की हम लपेट कर सकते हैं, सूती ऊनी लपेट कर सकते हैं, गीला सूती कपड़ा लपेट के बिल्कुल कस के निचोड़ के, या जैसे बच्चे ने बनियान पहन रखी उसको निचोड़ के लपेट दी, ऊपर ऊनी स्वेटर पहना दिया। अब वो अपनी गर्माहट से अंदर से उस कफ को पिघला के बाहर निकाल देगी। तो अंदर का इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, वहाँ जमा जो भी गंदगी होती है वो आराम से उसमें निकल जाती है। ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट में मैंने अपने पूरे कार्यकाल में एज पीडियाट्रिशियन बहुत प्रयोग किया, उसमें कोई एंटीबायोटिक्स कार्य नहीं करती हैं, और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको ऑक्सीजन के पर तो रखना ही पड़ता है, वेंटिलेटर तक भी लेना पड़ जाता है। उन केसेस में सिर्फ इस सूती ऊनी लपेट के द्वारा बहुत लाभ देखा गया है। बहुत सारे बच्चों का 3-4 दिन में वो बिल्कुल उससे बाहर आ जाते हैं बिना किसी ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की सहायता के। तो इन छोटे छोटे हम प्रयोगों को हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं, और उनके द्वारा व्यर्थ की दवाओं के प्रयोग से बच सकते हैं, और बिना किसी नुकसान के हम उस गंदगी को निकालकर अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं। अन्यथा सप्रेशन करके हम उस गंदगी को अंदर रोकेंगे, वो कहीं ना कहीं से वापस निकल के आएगी। इसलिए उसको बाहर निकलने में सहयोग करें, न कि दवाओं के द्वारा अंदर दबाएं। धन्यवाद। डॉक्टर सलील ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और उन्होंने 2 दवाइयों का जिक्र किया। उनका क्योंकि इसका आयुर्वेद का इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर मुझे महसूस हो रहा है। मैंने अपने बड़े दादा को, पिता को, सबको देखा है ये दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हुए, और इनका तो जितना फ़ायदा है, मैं तो एक एलोपैथ हूँ, हार्डकोर एलोपैथ हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं, विरासत हमारी है जिसको हमने संभाला नहीं। तो डॉक्टर सलील जैसे पढ़े लिखे लोग और लर्नेड लोग यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो जरूर। लेकिन मुझे कहना है, 2 दवाइयों का इन्होंने जिक्र किया, डाइक्लोफिनेक और आइब्यूप्रोफेन। तो आज मैं ये मौका लेता हूँ सबको आपको बताने के लिए, कभी भी ये दवाइयाँ मत लीजिए, भूल के भी मत लीजिए। 1 टैबलेट डाइक्लोफिनेक की और 1 टैबलेट आइब्यूप्रोफेन की, और आप इसको यूजुअली दर्द के लिए या बुखार के लिए लेते हैं। आपको किडनी को और बोन मैरो, जहां खून बनता है, दोनों को एक साथ या दोनों में से एक को, 1 टैबलेट सिर्फ उसको बैठाने के लिए, उसका काम बंद कराने के लिए काफी हो सकता है। आपको मालूम भी नहीं चलेगा आपने क्या पाप किया है, क्या ऐसा किया है जिससे कि आपका खून बंद हो गया, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कारण।
तो घर में से निकाल दीजिए, घर में आने मत दीजिए, उसके ऊपर हर तरीके का मास्क लगा दीजिए, सैनिटाइजर लगा दीजिए, घर के बाहर रखिए, अपने मित्र को बताइए। तो डाइक्लोफिन, से नो टू डाइक्लोफिनेक, से नो टू आइबुप्रोफेन, ये 2 दवाइयां ऐसी हैं जिन्होंने हमारे पूरे जीवन में घर कर लिया है, और लाखों लोग बोन मैरो डिप्रेशन और एक्यूट रीनल शटडाउन AKI और एक्यूट रीनल फेलियर से पीड़ित होते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में रीनल फेलियर और बोन मैरो के पेशेंट्स की, डिप्रेशन के पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा। बस मुझे यही कहना था। थैंक यू डॉक्टर रूंगटा एंड डॉक्टर सलिल। आई थिंक आपने जो दवाइयों के बारे में बताया, आई एम श्योर ये ऑडियंस, हमारी जो ऑडियंस है वो उसे अच्छे से नोट कर रही है, और हम सब इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। साइड इफेक्ट्स जो आपने बताए वो मुझे तो नहीं पता थे अभी तक इन दवाइयों के, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड डॉक्टर सलिल, आपने बहुत सारे नुस्खे दिए हैं naturally हमारे जो common ailments हैं उनको heal करने के लिए, so thank you very much. Now I would like to go back to our panelists and maybe have Mr. Prakhar ask the question to Dr. Roongta. Prakhar, do you have any question? Yes, ma'am. My question would be, how are we supposed to increase our immunity in these times? Because we currently have a lot of restrictions placed upon us. So how are we supposed to increase our immunity? प्रखर, इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी एसेट है किसी भी इंसान की। जैसे कोई भी एसेट एक दिन में नहीं बनाया जा सकता, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, वो एक दिन में नहीं बन सकता, एक वीक में नहीं बन सकता, एक महीने में नहीं बन सकता, और एक साल में नहीं बन सकता। और इम्यूनिटी इन तीनों से ऊपर है, मनी, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, बिकॉज दिस इज सो पर्सनल। ये सिर्फ आपकी है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी का शुरुआत माँ के पेट से होता है। The healthy mother will give birth to healthy mother. So mother must not, the pregnant mother should not drink alcohol, should not smoke, should not take dangerous drugs. 1. And she should get appropriately vaccinated during pregnancy. दूसरी चीज, बच्चे को कम से कम 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। मदर्स मिल्क इज मेंट फॉर द चाइल्ड, बेबी, काउज मिल्क इज मेंट फॉर हर ओन चाइल्ड। सो बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलना और उसको लिए आप इम्यूनिटी बाजार में खरीदने की सोचना किसी भी कीमत पे आपको कभी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, कोई भी मुश्किल आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो कहते हैं मैंने माँ का दूध पिया है, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। दूसरा भी कहता है माँ का दूध पिया है तो आ जाओ जंग में, मैदान में, ठीक है। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। तो ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है, वो सब चीज मत लीजिए, खाइए, मत पीजिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी का नुकसान होता है। इसके अंदर बच्चों को जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वो है जंक फूड। यदि आप जंक फूड खाना चाहते हो, पास्ता खाना चाहते हो, पिज्जा खाना चाहते हो, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी चीजों का शायद नाम नहीं भी जानता हूं, सब मिला के मैं कह सकता हूं फास्ट फूड। और यदि क्यों कि हमारा सिस्टम इनके लिए नहीं बना है। हर बॉडी का एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो वेजिटेरियन डाइट है, दाल, रोटी, हरी सब्जी, इसके लिए बना है दूध, दही। एक नॉन वेजिटेरियन का मीट
अंडा, मछली इसके लिए बना है। और ये सब कनेक्शन माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। और आप उसको छोड़कर यदि पिज्जा, पास्ता, बर्गर ये सब खाओगे तो निश्चित रूप से एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति खड़ी होगी और आपका शरीर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम इनको लड़ने में ही अपनी एनर्जी खराब कर देगा। हमारे दादा, हमारे परदादा, जैसे पहले कहा, डॉक्टर सलील ने भी बताया, हमारा माहौल दूसरा है, हमारा वातावरण दूसरा है, हमारी जलवायु दूसरी है। तो उसके लिए जो चीज चाहिए वो हमें नेचर देता है। नेचर ने हमको दूध दिया है, दही दिया है, हरी सब्जी दी है, पालक दिया है, मेथी दिया है और तमाम दुनिया भर की हरी सब्जियां दी हैं। और नेचर ने जो सबसे बड़ा है कि हमको मोटा नहीं बनाता। मोटा हम बनते हैं, नेचर नहीं बनाता। तो मोटे मत होइए। और डॉक्टर शैलिल ने बताया योगा करिए। सारी अपनी जितने अस्थि पंजर हैं आपके शरीर को, उनको हिलाइए, उनको ब्लड सप्लाई दीजिए। गाड़ी में पेट्रोल बहुत होता है तो नॉर्मली वो पेट्रोल इंजन में क्यों नहीं जाता है? इसलिए कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो पेट्रोल गाड़ी के इंजन में जाता है और गाड़ी चलती है। अब इसकी दूसरी तरह से मैं बात बताता हूं। तो जैसे आप 7 दिन तक सोए रहिए, खाइए, पिए, सोइए, हाथ मत हिलाइए, पांव मत हिलाइए। 7वें दिन उठने की कोशिश करिए, ना आपके हाथ चलेंगे ना पांव चलेंगे, क्योंकि ना आपने उसको हिलाया है, ना उसको डुलाया है, ना उसको काम में लिया है। तो शरीर ने, ब्रेन ने, उसकी, हमारे सिस्टम ने उसकी ब्लड सप्लाई कम कर दी कि ये निकम्मा है, इसको जरूरत नहीं है, इसको खाना पूरा नहीं देंगे, भोजन पूरा नहीं देंगे, पड़ा रहने दो। और 7वें दिन जब आप उठते हो तो आपके हाथ नहीं चलते, पांव नहीं चलते। उस पैरालाइज्ड आदमी की बात देखिए, जिस पैरालिसिस हो जाता है हाथ का, पांव का, तो हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं, मसल खत्म हो जाती है, फैट खत्म हो जाता है वहां से। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई खत्म हो जाती है। निकम्मा हो गया, बेकाम हो गया, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है, इसको ब्लड की जरूरत नहीं है, मत भेजिए। और उसी की जब फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हो, हिलाना शुरू कर देते हो, उसकी फिजियोथेरेपी जब चलने लग जाती है इफेक्टिव, वही हाथ वापस डेवलप होने लग जाता है। तो ये एक छोटी छोटी समझने की बातें हैं कि आप जिसके लिए आप बने हो, जो आपके लिए बना है, उसको फॉलो करिए। जो डाइट हमारी है उसको फॉलो करिए। हरी सब्जी, फ्रूट, कुछ नहीं, अपना ओरल कैविटी, जैसे पत्नी या माँ बेटे को या हस्बैंड को खुश करने के लिए अच्छा खाना खिलाती है, सो योर हैप्पीनेस गोज थ्रू माउथ, सिमिलरली योर डिजीज गो थ्रू योर माउथ। सब मुंह से जाता है या नाक से जाता है, तो साफ रखिए, मंजन करिए सुबह शाम। कीप योर ओरल कैविटी क्लीन ट्वाइस डेली। गार्गल्स, यदि आपने बहुत आइसक्रीम खाई है, कोई स्वीट्स खाई हैं, टॉफीज खाई हैं, तो अपना माउथ वॉश करिए। तुम डोंट कैरी इट फॉरवर्ड, लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Numta. Again, I'm learning a lot from here. So the importance of child's health begins even before we become parents. First to take care of our health as a mother, and then feeding the child breast milk, and of course later on avoiding all kind of junk food. And the oral health is again very important. Thank you so much. सर ने बहुत अच्छी बात बताई है फिजिकल साइड की। थोड़ा मैं उसको वैचारिक स्तर पर भी बात करना चाहूंगा कि हमारे विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। अगर मन में डर है कि कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं, वो डर हमें मारता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। तो हम स्ट्रांग रहें, फिजिकली स्ट्रांग रहें, ये बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में मेंटली भी हम स्ट्रांग रहें। डरने की क्या बात है, जब परमात्मा हमारे साथ है तो हर समय हम सकारात्मक भाव में रहें
अपने सिस्टम को मजबूत रखने का जो विश्वास है हमें, वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करेगा। तो हर समय पॉजिटिव रहें, डर का भय नहीं पैदा करें अंदर, ये हमें ध्यान रखें। धन्यवाद। Thank you so much. Again, a very valid point here that हमारी thoughts जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। थैंक यू डॉक्टर सलिल उसको ऐड करने के लिए। मैं वापस अपने पैनलिस्ट के पास जाना चाहूँगी और छोटे से युवान जो हमारे पास हैं, युवान आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर रुंका से? उन्होंने आपको बताया था कि आपको हेल्दी खाना खाना है, अपने आप खाना है। आपका कोई क्वेश्चन है उनके लिए? Why can I not do anything I want? युवान बोल रहा है कि उसे बड़ों के इंस्ट्रक्शंस क्यों सुनने पड़ते हैं हमेशा? वो अपने आप सुनना चाहते हो इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप मत लीजिए, मना कर दीजिए, अपना काम करिए टाइम से, तो आप इंस्ट्रक्शन देने लग जाइए। ये कहाँ लिखा है कि बड़े इंस्ट्रक्शंस देंगे? यदि आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, टाइम से नहाएंगे, टाइम से ब्रश करेंगे, तो आपको कौन क्यों इंस्ट्रक्शंस देगा? बल्कि कहेंगे भाई युवान से पूछ लो, वो सब समझता है, उसको सब मालूम है, टाइम से करता है, डिसिप्लिन्ड है। तो ये तो आप खुद इनवाइट करते हो। आप इसको ट्राई करो अगले 4 हफ्ते, फिर अपने मिलेंगे तो फिर आप बताना मुझे कि मम्मी आपसे इंस्ट्रक्शंस लेती है कि नहीं। कम से कम मम्मी आपको इंस्ट्रक्शंस देना तो बंद कर देंगी, कम एकदम। ठीक है? ओके सर। Okay, sir. युवान, अब आप सबको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देना फिर। थैंक यू डॉक्टर रुंका। Next, I would want to pass on the question asking to Mr. Gautam Khandelwal. Gautam, what question do you have today for Dr. Salil? मुझे डॉक्टर महेश्वरी से ये पूछना है। मैं 20 साल से योग प्राणायाम नेचर क्योर कर रहा हूँ। मुझे एक समस्या ये आती है कि मेरे 2 छोटे छोटे लड़के हैं, एक 8 साल का है, एक 5 साल का है। तो कभी उनको बुखार हो जाता है या ठंड लग जाती है तो घर वाले सबसे पहली चीज बोलते हैं कि साहब फार्मेसी में जाके दवाई ले आओ। जबकि मेरा ये सोचना है कि मैं उनको कुंजल करवाऊं, मिट्टी की पट्टी दूं, एनीमा दूं। तो पर साथ ही में मन में ये भी सवाल आता है कि इतने छोटे बच्चे हैं, ये कुंजल कैसे करेंगे, ये एनीमा कैसे लेंगे? तो आप जरा अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताइए कि मैं ये कैसे करवा सकता हूँ। जी, आपने जैसे पूछा कि बच्चों से कैसे करवाएं, एक्चुअली मैंने इसका व्यवहारिक प्रयोग किया है। मेरे बेटे को 1 महीने का था, उसको लूज मोशंस हो गए, दिन में 20-20 बार कर रहा था मोशंस। उस समय मैंने क्या किया, हालांकि टोटली ब्रेस्ट फैट था, लेकिन फिर भी किसी वजह से जो एनल एक्सक्रीशन हो गया और उसको हो गई, तो बार बार वो थोड़ा थोड़ा कर रहा था। मैंने क्या किया, सिर्फ उसको सिरिंज से 2 बार एनीमा दिया, वो एनीमा में सारा निकल गया, दिन भर उसको रेस्ट मिल गया, एक्सक्रीशन ठीक हो गया। 2 दिन में उसका दूध क्या 1 ही दिन में जैसे आज दिया, कल सुबह तक उसका ठीक हो गया। तो छोटे बच्चों को कुंजल भी मैंने करवाया है। अपने बस ये ध्यान रखें उसमें नाखून काट के रखें, क्योंकि शुरू में बच्चे को समझ में नहीं आएगी, तो हमें उसको करके बताना पड़ेगा। अपना कर, जैसे आप खुद उसके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके उसको बता सकते हैं। बच्चे जिद्दी होते हैं ऐसा नहीं है, वो लॉजिकल भी होते हैं। अगर उनको लॉजिक के साथ बात समझाई जाएगी तो वो समझते हैं बच्चे, और एक्सेप्ट भी करते हैं उस चीज को। हम जबरदस्ती जब करवाना चाहते हैं तब वो रेजिस्ट करते हैं। अगर आप उनको लॉजिक के साथ समझाएंगे कि अगर देखो बेटा इसमें दवाई लोगे, तो उस दवा के जैसे अभी डॉक्टर रुंगटा जी ने बताया कितने साइड इफेक्ट्स हैं, आप उसको थोड़ा सा बताएंगे कि इससे ये हो सकता है, जबकि ये थोड़ा सा काम कर लोगे, आप बिना दवा के बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और इससे तुम्हारी पूरी सफाई भी हो जाएगी। अंदर जो है गंदगी हो रही है, तुम्हारा जी खराब हो रहा है, उल्टी का जी हो रहा है, या पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज एकदम सही हो जाएगी विदिन 5 मिनट्स। आप दवा भी लोगे, उसका असर हमें आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर आपने कुंजल कर लिया अभी आपका जी अच्छा हो जाएगा। तो उसको फिर आप डिमॉन्स्ट्रेट करके जब बताएंगे कि देखो आराम से पानी पी रहा हूं मैं, एक गटागट पानी पी लिया, अब खड़े होकर मैं उंगली डाल के उल्टी कर रहा हूँ, अब आराम से आप उसको करके बता देंगे, वो उसका डर निकल जाएगा।
और उसके बाद वो करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। फिर भी वो नहीं कर पा रहा है तो आप उसको मदद कर सकते हैं, अपनी अंगुली डाल सकते हैं, बस ध्यान रखें नाखून कटे हुए होने चाहिए और बहुत ज्यादा अंदर तक डालने की कोशिश नहीं करें। जीभ को आप थोड़ा टच करके दबाएंगे, बच्चा कर लेता है। और प्रैक्टिकली मैंने किया है बच्चों में, इसलिए मैं जानता हूँ ये चीज कि वो आराम से कर सकते हैं। इसी तरह एनिमा का तो जब 1 महीने के बच्चे को दिया जा सकता है तो बड़े बच्चे को देने में तो कोई समस्या है ही नहीं। तो बच्चे वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। और ऐसे ही मिट्टी की पट्टी है तो उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भाई देखिए मिट्टी की पट्टी से क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे ठंडक आएगी, हाथों में जो गर्मी हो रही है उसकी वजह से तुम्हारे जलन हो रही है या दस्त हो रहे हैं बार बार, उसमें आपको आराम आ जाएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, वो उससे वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहां से जो जमा गंदगी है वो हिलेगी, निकलेगी आराम से। फिर उसके बाद उसको एनिमा के माध्यम से हम बाहर निकाल देंगे। कि उसको जब समझाएंगे तो बच्चा तैयार हो जाएगा उसको लेने के लिए। और वो एक बार जब ले लेगा उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये तो इजी काम है, 5 मिनट में मेरे को रिलीफ मिल गया तो मैं क्यों जबरदस्ती दवा ले और बहुत देर तक उस परेशानी को झेलूं। वो करने को तैयार हो जाते हैं। अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों में मैंने बहुत किए हैं प्रयोग। थैंक यू डॉक्टर सलिल। आई थिंक आप सही कह रहे हैं, अगर हमारा समझाने का तरीका सही हो तो बच्चे आराम से समझ जाते हैं। नेक्स्ट आई वुड वांट टू आस्क मिस अरियाना टू ब्रिंग हर क्वेश्चन फॉर डॉक्टर रुग्टा। मिस अरियाना। Good afternoon, sir. I'd like to ask you how to protect myself emotionally and physically from COVID if someone is already affected in the family. Good afternoon, Jana. You have asked a timely question. देखिए कि कोविड से आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आपको प्रोटेक्शन इसलिए आप मांग रही हो कि आपके मन में उसका डर बैठ गया है। यू हैव अ फियर ऑफ कोविड। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कोविड बच्चों में बहुत कम होता है या नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। नहीं होता है ये तो कहना गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं के बराबर होता है। दूसरा, जो बच्चे पहले से ही दूसरी लंबी बीमारी से सफर कर रहे होते हैं उन बच्चों को कोविड तंग करता है। हेल्दी बच्चों को कोविड तंग नहीं करता है और इट पासेस ऑफ जस्ट लाइक अनदर वायरल एलिमेंट। जैसे कोई वायरल बुखार होता है उसकी तरह 3-4 दिन बुखार खांसी वगैरह होके और आपको पैरासीटामोल के अलावा और कुछ नहीं। तो इसलिए कोई भी यदि वायरल इन्फेक्शन के अंदर वायरल फीवर में आपको कोई इमोशनल प्रेशर नहीं आता, स्ट्रेस नहीं आता, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं आता, तो इसमें क्यों आना चाहिए? ये आपको इसलिए आ रहा है कि आप चारों तरफ सुन रहे हो, खूब एक भय का वातावरण बना हुआ है। तो ये भय का वातावरण निकाल दीजिए। ये हवा नहीं है, ये इसलिए इतना है कि एक साथ इतने लोग इससे सफर कर रहे हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। केस फैटेलिटी रेट इज लेस देन 1%। जितने लोग बीमार होते हैं उसमें से 1% से भी कम लोगों की डेथ होती है। जितने बीमार होते हैं उसमें से 5% से भी कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो इससे बिल्कुल मत घबराइए, अपनी प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए बाहर जाने के पहले, सैनिटाइज करिए अपने आप को, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, और यदि आपने किसी ऐसी चीज को छुआ है तो आप अपना हैंड वॉश करिए प्रॉपर सॉल्यूशन से। आपको बिल्कुल इस मोमेंट के बाद आप सारा डर, सारा फियर अपने मन से, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपकी मम्मी को भी कुछ नहीं होने वाला है, आपके पापा को भी कुछ नहीं होने वाला है, आपके घर में किसी को कुछ नहीं होने वाला है। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि आप एडवेंचर नहीं करें बिना काम का। खुल के मैदान में नहीं जाएं कि हमको तो कुछ नहीं होगा। ना मास्क पहन रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो ये सब अभी रोक लीजिए थोड़े दिन के लिए। कल आपका है,
ठीक है, तो दिमाग से निकाल दीजिए, कोविड से कुछ नहीं होने वाला। ये इसलिए हमारा देश थोड़ा सा परेशान है कि भाई इतने से हम इतने 135 करोड़ लोग हैं, हम बहुत मिलजुल के बहुत नजदीक से रहते हैं। जितनी पॉपुलेशन इंग्लैंड में 10 किलोमीटर में रहती है, उतनी पॉपुलेशन हमारी यहाँ आधा किलोमीटर में रहती है। तो हम बहुत क्लोज निट लोग हैं, ठीक है। जितना हमारा बंबई शहर है, कलकत्ता शहर है, दिल्ली शहर है, उतनी पॉपुलेशन जहाँ रहती है उतनी तो उनके देशों में भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन दिल्ली से कम है, कलकत्ता से कम है, बंबई से कम है, पूरे, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 2.5 गुना बड़ा है एरिया में। तो बिखरे पड़े हैं, कोई मिलता ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। ट्रेन में बैठ जाओ तो पता चलेगा 100 सीटें हैं, एक जना बैठा हुआ है, टोटल आप ही बैठे हुए हो खाली। हम यहाँ ट्रेन में बैठ जाए तो सीट एक है, चाहने वाले 10 हैं। तो ये फर्क है, इसलिए हम लोग थोड़े चिंतित हैं इसलिए। लेकिन आप अपना डर निकाल दीजिए, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कुछ नहीं होने वाला, आपके घर में भी कुछ नहीं होने वाला, खाली सावधानी बरतिए। Thank you, Dr. Rudra. I think it's very important that we take precaution, but we don't have to be fearful around it. Just like when we step out driving in India, we have to be very careful because there's so many people on the road, but we're not fearful about it. So thank you. The next question that I have is for Dr. Salil, because he's been talking about mental health and with सही विचार रखना अपने, और मेरे लिए सही विचार और मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, उसे टाइम पे सुलाना जिससे उसका अगले दिन अच्छा रहे। वो जब जल्दी नहीं सोती तो अगले दिन भी उसका मूड ठीक नहीं होता। और आजकल मैं देख रही हूँ बहुत पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम की, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनका स्केड्यूल सेट नहीं हो रहा है, तो किसी भी टाइम पे सो रहे हैं, किसी भी टाइम पे उठ रहे हैं, और बच्चे 10-10, 11-11 बजे तक रात को जागे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे बच्चों को टाइम पे सुला सकते हैं, और क्या सही टाइम है बच्चों को सुलाने का, और क्या राइट अमाउंट भी है, कितने घंटे उन्हें सोना चाहिए एक अच्छा दिमाग को आराम देने के लिए, बॉडी रिकूपरेट होने के लिए? थैंक यू। थोड़ा सा इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हम अपने उदाहरण के द्वारा बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अगर हम रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम तो 9 बजे सो जाओ, वो नहीं होने वाला है। हमें ठीक है, थोड़ा सा हम अपने बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा हो सकता है हमें ज्यादा जागना पड़े, लेकिन फिर भी कोशिश करें हम। अगर बच्चे 12 बजे तक नहीं सो रहे तो इसका मतलब है आप लोग भी 12 बजे से पहले नहीं सो रहे हैं। तो कोशिश करें कि हम समय से सोएं ताकि बच्चों के सामने उदाहरण पेश कर सकें। दूसरी चीज उसमें उनको साइंटिफिकली समझाना पड़ेगा इसका महत्व कि जल्दी सोना और देर से सोने में फर्क क्या है। क्योंकि ये जो हमारे कहावत भी बनी हुई है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, उसके पीछे साइंटिफिक ट्रूथ है। हमारी जो स्लीप साइकिल होती है, हमारा पूरा बॉडी है एक इंटरनल क्लॉक, जैसे हम सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं, उसके अनुसार चलता है। तो जो रात्रि का समय है, आप देखिए सारे अगर जंतु जगत में देखा जाए तो ज्यादातर जानवर, कुछ रात्रिचर जानवरों को छोड़ दें या पक्षियों को छोड़ दें तो बाकी सभी रात में सूर्यास्त के बाद वो अपने घोंसलों में आ जाते हैं या अपने जहाँ भी मान वगैरह होती है वहां आ जाते हैं और शयन करते हैं। उसके अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। हमने बिजली का आविष्कार करके रात को भी दिन बना लिया है और इस वजह से हमारी सारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, रात्रि में बहुत देर तक स्क्रीन पर काम करना, तेज लाइट में रहना, वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। इसकी वजह से फिर बहुत देर तक नींद नहीं आती। दूसरी चीज बच्चों को समझाने की है, उनको जल्दी सोने के लाभ बताने पड़ेंगे हमको कि जल्दी सोने से हमें क्या लाभ है। हमारी जो नींद होती है 2 तरह की होती है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो उसको NREM स्लीप और REM स्लीप
नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो स्वप्न वाली निद्रा होती है, और NREM जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट, वो विश्व सुषुप्ति वाली अवस्था, या गहरी नींद जब सपने भी नहीं आ रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारी NREM स्लीप वाली ज्यादा होनी चाहिए। तो जब हम जल्दी सोते हैं तो हमारी NREM स्लीप ज्यादा अच्छी होती है, तो हम कम समय में ज्यादा आराम लेकर सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और जो रात्रि का समय होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के हिसाब से भी हम देखें, वैसे भी कहा जाता है कि 12 बजे पहले की 1 घंटे की नींद 12 बजे के बाद की 2 घंटे की नींद के बराबर है। उसके पीछे लॉजिक यही है, एक तो NREM स्लीप और REM स्लीप वाला, दूसरा है हमारे लिवर का मेटाबॉलिज्म का जो सर्केडियन रिदम के हिसाब से समय बेस्ट पीरियड है 11 से 3 बजे का रात्रि को, जब पूरा शरीर रेस्ट की स्थिति में होता है, बाकी सारे काम हमारे एकदम मिनिमम मोड पे चल रहे होते हैं। उस समय लिवर की फैक्ट्री अपना काम पूरा अच्छी तरह से कर पाती है। अब जितना ज्यादा देर तक जगेंगे तो लिवर को उतना कम टाइम मिल पाएगा अपने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने का। तीसरा, जब सुबह हम जल्दी उठते हैं तो जैसे अभी आजकल इंटरनेट की बैंडविड्थ का, शाम के टाइम ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा होता है। सुबह सुबह अगर आपको कोई लंबी फाइल्स डाउनलोड करनी होती है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग के समय हमें प्रॉपर बैंडविड्थ मिल जाती है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह, वैसे 3 से 5 के बोला था, पर 4 से 5 के बीच में भी अगर हम सोचें तो वो समय ऐसा होता है जब हमारी परमात्मा के साथ कनेक्शन बैंडविड्थ अच्छी तरह से मिल जाती है। अपने हार्ट की दृष्टि से भी देखें तो ज्यादातर हार्ट अटैक्स अर्ली मॉर्निंग में होते हैं। कारण क्या है कि उस समय सुबह के 4 से 6 के बीच में हमारा कॉर्टिजोल का लेवल मैक्सिमम पर होता है। और दूसरा जो हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है, रात को हम पानी नहीं पीते हैं, सो जाते हैं, पेशाब बनने की प्रक्रिया तो चालू रहती है, तो खून गाढ़ा होता है और कॉर्टिजोल की वजह से ब्लड वेसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो गाढ़ा खून उनमें से कई बार पास नहीं हो पाता है, जम जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आ जाती है। उसकी वजह से जब कोरोनरीज में रुकावट आती है तो हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। सुबह उठकर हम पानी पी लेते हैं, अपने ब्लड की विस्कोसिटी को कम कर लेते हैं और थोड़ा योग प्राणायाम वगैरह कर लेते हैं तो कॉर्टिजोल का लेवल भी नीचे आ जाता है। दोनों ही कारणों का हम निवारण कर देते हैं, हार्ट अटैक की संभावना से बच जाते हैं। तो ये चीजें जब बच्चों को साइंटिफिकली उसको समझाई जाएगी कि हाँ भाई जल्दी सोना क्यों जरूरी है, सुबह जल्दी उठकर हम क्या क्या पॉजिटिव काम कर सकते हैं। देर से उठते हैं फिर हड़बड़ाहट, स्कूल जो भी हम काम करते हैं उसमें हड़बड़ाहट आ जाती है, और सुबह का समय जो हम शांति से अपने साथ जुड़कर योग प्राणायाम से जुड़ सकते हैं, अपने को मन को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं, वो देर रात्रि को नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी बातों को जब बच्चों को समझाएंगे वो उसको मानने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना है कि अपना हम भी उसके अनुसार व्यवहार करें, तभी बच्चे हमें देखकर प्रेरणा लेंगे और वो कर पाएंगे। धन्यवाद। सही बात है, हमारा हर चीज में रोल मॉडल होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। वो हमें देखकर ही बहुत कुछ सीख रहे हैं, और जो हम करके दिखा के सिखाते हैं वो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, रादर देन हम सिर्फ अगर उन्हें बोलें और उनसे ये एक्सपेक्ट करें बिना वो चीज खुद करें। और स्लीप का जो आपने बताया, स्पेशली पानी पीने का रात को सोने से पहले, वो मुझे काफी अच्छा लगा कि कितना जरूरी है रात को सोने से पहले पानी पीना, और ये आदतें हमें बचपन से ही बच्चों में डालनी चाहिए। एक चीज इसमें ऐड और करना चाहूंगा मैं कि जब बच्चे रात्रि को उनको टीवी या इस पर मोबाइल पर लैपटॉप पर अपना लास्ट का आधा घंटा उस पर ना गुजारें। जब उसमें हम गुजारते हैं तो वो अंदर जो है तेज गति से हमारे विचार चलते हैं, वो हमें स्लीप में नहीं जाने देते हैं। उस समय शांत, अगर कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेते हुए हम सोएं, कुछ पॉजिटिव पढ़ते हुए सोएं, तो उस समय हमारा जो 5th गियर में दिन भर गाड़ी चल रही है मन की, वो स्लो डाउन हो जाती है, तो नींद में अच्छी तरह से जा पाते हैं। वो जब बच्चे को कई बार हम लेटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो टीवी के साथ, लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ लगा हुआ है और एकदम से हम उसको सुलाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं सो पाता है। पहले उसको स्लो डाउन करना जरूरी है, कुछ पॉजिटिव पढ़ना, सुनना या लिखना, उसके बाद वो जब नींद में जाते हैं तो वो जल्दी जा पाते हैं। मीडिया हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद सोने में बहुत परेशानी होती है। ये मेरे अपने साथ भी होता है, और अपनी खुद की डॉटर के साथ मैं हमेशा एक कहानी सुना के सुलाती हूँ उसे अपने मुंह से बिना पढ़े,
सिर्फ कहानी सुना के। और हमारा एक छोटा सा रिचुअल है रात का जो मैं शेयर करना चाहूंगी। हम लोग आपस में शेयर करते हैं कि हमारे दिन का बर्ड मतलब छोटा फूल, हमारे दिन का थॉर्न कांटा, हमारे दिन का सॉइल क्या था। तो मतलब हम लोग आपस में शेयर करते हैं कि हम किस चीज के लिए एक्साइटेड हैं, हमने अच्छा क्या किया पूरे दिन में, हमें क्या बात है जो अच्छी नहीं लगी इतना जिसके ऊपर हम काम करना चाहेंगे। और सॉइल से हम लोग लेते हैं ग्रैटिट्यूड कि हमें किस चीज का आभार है पूरे दिन में जो हम व्यक्त करना चाहते हैं एक दूसरे को। तो मैं हमेशा, हम दोनों आपस में ये शेयर करके सोते हैं और अच्छे विचारों के साथ सोते हैं, तो बहुत अच्छी नींद आती है। थैंक यू डॉक्टर सलिल। मेरा नेक्स्ट में एक पेरेंट है हमारे साथ, मिसेस प्रेरणा, उनके पास जाना चाहूंगी। मिसेस प्रेरणा, आपके क्वेश्चन है डॉक्टर सलिल के लिए? हाँ जी, मैं डॉक्टर सलिल से कुछ पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जो संवाद होता है, बिकॉज इतना कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है, न्यूज में, अखबारों में, पूरा कोविड 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 है, तो एक जो संवाद है वो बच्चों को कहीं ना कहीं डरा सकता है। तो हम अपने संवाद, अपने कम्युनिकेशन या अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को किस तरह से आर्टिकुलेट करें कि बच्चे डरे नहीं बट संभल जाएं, मतलब वो इमोशनली ऐसा ना हो कि एकदम इवैक्यूएट हो जाए या डर जाए, और इस बीमारी का मुकाबला करने में जो हम बोलते हैं मेंटल इम्यूनिटी उनकी कमजोर हो जाए। तो पेरेंट्स या आसपास के लोग किस तरह से कम्युनिकेट करें, स्पेशली बिकॉज जॉब लॉसेस के डिस्कशंस होते हैं, सैलरी कट्स के डिस्कशंस होते हैं, डेथ्स के डिस्कशंस होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है उसका डिस्कशन होता है। तो वर्ल्ड ओवर ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आई थिंक बच्चों को इफेक्ट कर रही है। प्लीज उसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें दो चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे विचारों का सोर्स है जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। पूरे दिन भर अगर टीवी पर, व्हाट्सएप पर, अखबार में यही पढ़े जा रहे हैं, यहाँ इतने हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो इंफॉर्मेशन पूरे टाइम हमारे विचारों को आंदोलित करती रहती है। तो मेरा सबमिशन तो सबसे बढ़िया ये है कि ये हमारी कोई बहुत जरूरत, मैं जो अपने अनुभव, मैं ना टीवी देखता हूँ ना अखबार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी कोई इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास आ जाती है। उसमें भी हम कंट्रोल रखें कि व्यर्थ के ग्रुप से अपने आप को डिलीट कर लें, क्योंकि फालतू की इन्फॉर्मेशन जितनी भरेंगे, आज टीवी पर कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कुछ 90% ज्यादा नेगेटिव होती है, पॉजिटिव न्यूज कितनी होती है, अखबार में देखें तो वही स्थिति है। तो अखबार और टीवी से बच्चों को बचाएं, और अगर देखना ही है तो उनमें कुछ पॉजिटिव हेल्थ के जो इश्यूज डिस्कस करते हैं, ऐसी चीजों को देखें। व्हाट्सएप पर भी व्यर्थ की गपशप में या व्यर्थ के ग्रुप्स में जुड़कर वही इंफॉर्मेशन हम 10 बार 20 बार पढ़ रहे हैं, वो हमें नहीं करनी। एक तो इस चीज का ध्यान रखें, और कम से कम सुबह का समय पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेने का समय है। 8-9 बजे से पहले कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन अंदर न डालें। उस समय कुछ आप योग प्राणायाम करिए, कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लीजिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, उसमें अपने को लगाएंगे तो दिन भर, क्योंकि जो सुबह सुबह पहला विचार चलता है वो दिन भर हमारे घूमता है। तो अर्ली मॉर्निंग में हम कम से कम ये पहला, और रात्रि को सोने के आधा घंटा पहले, क्योंकि वो रात्रि में जिन भावों के साथ हम नींद में जाते हैं वो पूरे रात भर हमारे मानस को प्रभावित करती है। हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे थॉट पैटर्न में जो हमारे 96% विचार चलते हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे चलते हैं। तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि नींद के में जाते समय, सुबह उठते समय हम ध्यान रखें कि कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अंदर न जाए। ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, अफर्मेशन अपने आप को बार बार देंगे। रात्रि को सोते समय भी ये अपने को ये समझ कर सोते समय इस भाव के साथ सोएं कि परमात्मा की गोद में बिल्कुल सुरक्षित है। ये हमारी मेंटल पावर को भी मजबूत करेगा कि हम, परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। और दूसरा, फिजिकली भी हमें, क्योंकि मेंटल जो स्ट्रेंथ है हमारी, वो बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। हमारे हर विचार का असर शरीर के ऊपर होता है। तो एक नकारात्मक विचार, जैसे एक क्रोध का विचार हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अलग अलग भावनाओं के साथ, ये क्लिनिकली प्रूवन साइकोसोमेटिक एसोसिएशन है, उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन ये अच्छी तरह समझ लें कि हमारे विचारों का हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, हर समय ये सोचें परमात्मा हमारे साथ है और डरने की क्या बात है। साथ में
जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, जैसे हमारे पास मजबूत ढाल है, तो सामने से कितने भी पत्थर आ रहे हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वो मजबूत ढाल है, अगर वो हमारे पास है तो फिर हम बाहर की इन छोटी मोटी चीजों से, है क्या कोविड एक छोटा सा वायरस है, जैसे अब डॉक्टर रुंगटा जी ने बताया कि उसका प्रभाव कितना सा है, लेस देन 1%। और ये तो सिर्फ जिनका टेस्ट हुआ है उनके बारे में, अगर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जिन्हें टेस्ट ही नहीं करवाए उनको जोड़ लें तो 0.1% मॉर्टेलिटी है, उससे क्या डरना है। ऐसा तो जितना हम उसका डर से बाहर आएंगे उतना अपने इम्यून सिस्टम को भी और मजबूत करेंगे, और इस डर से बाहर आकर हम अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे, हर समय खुश रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर सलिल, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी वेल सेड। अब मैं सवाल पूछना चाहूंगी, जो सवाल हमारे पास ऑडियंस की तरफ से आए हैं। विक्रम सिंह है जिन्होंने ये सवाल पूछा है, वो हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। विक्रम जी ने पूछा है कि हाँ, इम्पोर्टेंस क्या है मेडिटेशन और एक्सरसाइज की अर्ली लाइफ में। डॉक्टर सलिल, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जी, इसमें ये कहना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर रुंगटा जी ने भी बताया था कि नींव से ही मजबूत हो बच्चे का, जब शुरू में हम जैसे माँ के दूध की बात बताई थी, ऐसे ही हम बच्चे को ये नींव से ही मजबूत करेंगे, उसको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए शुरू से ही प्रमोट करेंगे, और बच्चे को अपने साथ, बच्चा धीरे धीरे सीखता है सब चीजें, बैठना, खड़ा होना, दौड़ना, सारी चीजें सीखता है, बच्चा अपने आप में बहुत एक्टिव होता है। तो उस समय तो छोटे बच्चे को तो एक्टिविटी के बारे में समझाने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद अपने आप में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, और आजकल जो ये सोशल मीडिया या मोबाइल, टीवी, इनके चक्कर में जब वो बिजी हो जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज को भूल जाता है, पीछे कर लेता है, तब हमें उसको समझाने की बहुत जरूरत होती है कि फिजिकल एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। क्योंकि ये हमारे बैलेंस, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बैलेंस थॉट, बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये 3 स्तंभ है जिनके बिना ये स्वास्थ्य रूपी भवन खड़ा नहीं रह सकता है। तो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस हमारे शरीर को पूरी तरह से बैलेंस रखने के लिए, जैसे डॉक्टर रुंगटा जी ने इसके बारे में विस्तार से समझाया था कि गाड़ी को चलाते रहेंगे तो वो चलती रहेगी, अगर खड़ी रखेंगे तो जंग लग जाएगा, वो सिस्टम सारे उसके खराब हो जाएंगे। ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी को भी चलाए रखना है, उसको एक्टिव मोड में रखना है, उसके लिए नियमित एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे को ये भी समझाने की जरूरत है कि तुम स्ट्रांग होना चाहते हो, अपनी मसल्स को बिल्ड करना चाहते हो, तो एक्सरसाइज जब नहीं करते हैं तो हमारा मसल मास कम होता जाता है और फैट बढ़ती जाती है, तो शरीर बाहर से दिखने में भले ही मोटा दिखेगा लेकिन अंदर से कमजोर हो जाता है। और जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल मास बढ़ता है और फैट, जो एक्स्ट्रा फैट है, वो डिसॉल्व होती है। तो बच्चों को इस तरह से समझाएंगे तो वो मोटिवेट होंगे एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरा, मेडिटेशन की जहां तक बात आपने पूछी, तो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव भी हो गए हैं, और चूंकि इस दौर में वो इंटरनेट फ्रेंडली हो गए, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत ज्यादा उनके अंदर विचार चलते रहते हैं, क्लॉगिंग हो जाती है अंदर। उस क्लॉगिंग को कम करने के लिए थोड़ा शांत होने की और मेडिटेशन के साथ जुड़ने की बहुत आवश्यकता है, अपने आप को मेंटली बैलेंस में लाने के लिए। और उसके लिए थोड़ा सा उनको एक छोटा सा प्रयोग करके, जैसे सांसों पर ध्यान का प्रयोग, 5 मिनट के लिए बच्चे को साथ लेकर बैठे और उनको ये थोड़ा सा प्रयोग करवाएं कि आंख बंद करके अपने सांसों पर ध्यान करें। ये मन रूपी जो बंदर है, ये दौड़ता रहता है हर समय, उसके ऊपर लगाम डालने के लिए उसको सांसों की डोरी के साथ बांध दे। तो अंदर जा रही सांस देख रहे हैं, अंदर जा रही है, कुछ लेने छोड़ने का प्रयास नहीं करना, सिर्फ देखना है। बाहर आ रही सांस देख रहे हैं, बाहर आ रही है, उस सांस के स्पर्श को महसूस करें, देखें कहाँ छू रहा है। बच्चे को जब हम कुछ ऐसा वो दे देंगे टारगेट कि हाँ देखो अब तुमको देखना है सांस कहाँ जा रही है, कहाँ टच हो रही है, यहाँ पर नाक के छल्लों पर हो रही है, अंदर की दीवार पर हो रही है, ऊपरी होठ पर हो रही है, बच्चा ऑब्जर्व कर लेता है, वो आपको बताएगा कहाँ यहाँ टच हो रही है। तो बस उसको ये समझाना है कि आप उसको सांसों को देखो, कहाँ स्पर्श हो रहा है, उसको टच, उसको फील करो। फिर क्योंकि जब वो करने लग जाता है फिर बोर हो जाता है, फिर आगे उसको कुछ नया चाहिए। तब अब उसको हम समझाते हैं कि भाई अंदर जा रही सांस देखो ठंडी है थोड़ी सी, बाहर आ रही सांस थोड़ी गर्म है, तो उसको मतलब उसके साथ बिजी करेंगे, मन उसका वर्तमान में आ जाएगा,
जो व्यर्थ के चिंतन चल रहे थे, विचार चल रहे थे, उनसे बाहर आ जाएगा और उस शांति में वो समझ पाएगा कि देखो हमको कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा-सा जब उसका प्रैक्टिकली हम प्रयोग करके उसको बताएँगे और उसको फिर ये समझाएँगे कि जब हम इस तरह से शांत होकर अपने साथ जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमारे व्यर्थ के विचार बंद हो जाते हैं, तो हम पढ़ाई में भी अच्छी तरह से मन लगा पाते हैं, हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ती है, हमारी रिटेंटिव पावर भी बढ़ती है। नहीं तो पढ़ लिया, अभी लग रहा है कि याद हो गया, 2 दिन बाद पूछते हैं भूल गए। तो वो हमारी मेमोरी पावर, रिटेंटिव पावर, कॉग्निटिव पावर, विश्लेषणात्मक शक्ति भी बढ़ती है ध्यान के प्रयोग के द्वारा। जब उनको इसके बेनिफिट समझाएँगे और वो खुद प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाएँगे रेगुलरली करने के। सही में मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं और बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें खुद ही रियलाइज होगा कि उन्हें कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है उससे। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन भेजा है ऋतु मिश्रा जी ने मुंबई से। वो जानना चाहती हैं कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हैं। लाइफ की डिमांड्स ही उनके ऊपर ऐसी हैं कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। और आप क्या ऐसी एक एक्सरसाइज क्या बताना चाहेंगे जिससे वो रिलैक्स हो सके, एंजाइटी थोड़ी कम हो? देखिए, किसी एक एक्सरसाइज से ये उम्मीद करना कि वो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा उम्मीद करना है। इसके लिए जो स्ट्रेस फ्री और स्ट्रेसफुल, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, ये घर के वातावरण से और आपके आसपास के वातावरण से ज़्यादा रिलेटेड है। सो लेट योर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, आपके घर का जो वातावरण है उसको रिलैक्स रहने दीजिए। बच्चे को फ्रीडम दीजिए। बच्चा जो करना चाहता है वो करने दीजिए। वो डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनाइए, कलाकार बनना चाहता है तो कलाकार बनना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चा कुछ अपना कंस्ट्रक्टिव करना चाहता है, आर्ट करना चाहता है। पेरेंट बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं स्कूल परफॉर्मेंस की। आप तो टीचर हैं गुरप्रीत, कि दे पेरेंट्स स्टार्ट सीइंग देयर ओन मार्क्स इन चाइल्ड्स मार्कशीट्स। ये बहुत डेंजरस है। तो यदि घर का वातावरण ठीक रहेगा, पेरेंट्स में और सिबलिंग्स में रिलेशनशिप ठीक रहेगी, डिमांड बहुत कम रहेगी और बच्चे को रिलैक्स रहने दिया जाएगा, और बच्चे में धीरे धीरे ये फीलिंग डेवलप होने दीजिए कि तू जैसा भी है, हम वी लव यू। कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण हम तुमको हेट करें या तुमको प्रताड़ित करें या तुमको डांटें। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, बच्चे को डांटना भी, एक्चुअली समझाना उचित है, डांटना आज की तारीख में बहुत अनुचित है। वो जमाने चले गए जब घर में 10 बच्चे होते थे, 8 बच्चे होते थे, 6 बच्चे होते थे, तो बच्चे अपनी डांट को भी अपने भाई बहनों से शेयर कर लेते थे और डाइल्यूट हो जाता था। बड़ा भाई छोटे भाई को आके समझा लेता था, प्यार कर लेता था, बहन पुचकार लेती थी। वो टाइम चला गया। तो अब बच्चे को समझाने की जरूरत है। तो द स्ट्रेस इज लार्जली एनवायरमेंटल। तो एनवायरनमेंट को स्वस्थ रखें। पेरेंट्स के बीच में जो टेंशन होता है, दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द चाइल्ड। स्ट्रेस ही रिफ्लेक्ट होता है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं उससे, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। और दूसरा, उनसे डिमांडिंग होना। स्कूल परफॉर्मेंस, क्लास में बच्चा तो एक ही फर्स्ट आता है और एक लास्ट भी आता है। यदि 40 बच्चे एक क्लास में हैं तो एक फर्स्ट आएगा, एक लास्ट आएगा। उसके भी पेरेंट हैं, उसके भी पेरेंट हैं। और जो डेटा है उसमें से ये है कि 40 बच्चों में से एक आईएएस निकलता है, 3 डॉक्टर बनते हैं, 6 इंजीनियर बन जाते हैं, 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, लेकिन 20 क्लर्क बनते हैं। क्लर्क से मेरा मतलब ये नहीं कि क्लर्क बनते हैं,
मतलब कि वो सब नहीं बनते, जिनके रिसोर्सेज होते हैं वो बिजनेसमैन बन जाते हैं, लेकिन इसका आगे परफॉर्मेंस से कोई रिश्ता नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप यदि बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट अच्छा रखें, डिमांड कम रखें। डोंट लुक फॉर योर अचीवमेंट्स इन चाइल्ड्स अचीवमेंट। महसूस जरूर करिए लेकिन रिफ्लेक्ट मत करिए। मेहनत जरूर करिए लेकिन फोर्स मत करिए। बच्चा आपका है, आपकी ड्यूटी है बच्चे को संभालने की, पालने की, पोसने की, आगे बढ़ाने की। लेकिन जैसे कहते हैं कि लकड़ी को बहुत ज्यादा मोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। लकड़ी थोड़ी सी फर्म होती है, बच्चा उससे भी कोमल होता है, तो उसको मोड़ने की कोशिश मत करिए, उसको संभालने की कोशिश करिए, उसको संवारने की कोशिश करिए। बहुत ये मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह है बच्चा, जैसे बनाओगे वैसे ही बन जाएगा, वही शेप आ जाएगी, वही उस पर डिजाइन आ जाएगी, वही उस पर उसकी साइज आ जाएगी, वही उसकी थिकनेस आ जाएगी, उतना ही ठंडा करेगा, उतना ही गर्म करेगा, जो मतलब घड़े की क्वालिटी होती है। तो चाइल्ड इज बेस्ट कंपेयर्ड विद अ कच्चा घड़ा। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से सजेस्ट। और इसका कोई एक रेडीमेड आंसर नहीं हो सकता, कोई एक एक्सरसाइज नहीं हो सकती। ये होलिस्टिक अप्रोच है जो हमें समझनी होती है। विरासत इसकी कोई क्लास नहीं हो सकती, इसकी कोई मेडिसिन नहीं हो सकती। मैं इसमें जो सर ने बताई बहुत अच्छी बात की, बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षाओं का मोहरा न बनाए। और दूसरी बात ये भी समझने की है, हम अचीवमेंट्स में अपनी खुशी ढूंढते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो खुशी तो हमारा खुद का अपनी प्रॉपर्टी है। बाहर की वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमें खुशी नहीं देते हैं। वो जो विचार हम पैदा करते हैं कि आई हैव अचीव्ड, वो विचार हमें खुशी देता है, और वो विचार हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम ये ध्यान रखें कि खुशी की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है। स्ट्रेस वो चीज देती है कि ये अचीव कर लेंगे तब हम खुश होंगे, और जब नहीं होता है तो फिर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, या ड्यूरिंग जर्नी भी हम स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो खुशी की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, खुश होकर करना है। वो हमारी इनर प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्रेस करते हुए हम कोई भी काम करेंगे तो कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं होंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सलल, थैंक यू डॉक्टर रुंगटा। मैं भी क्योंकि एजुकेटर हूँ तो पेरेंट्स को हमेशा यही समझाती हूँ कि आप अपनी टाइम को याद करके देखिए कि आपकी क्लास में कौन फर्स्ट आया था, कौन लास्ट आया था, और वो अभी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। तो मार्क्स हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हाँ वो उस वक्त फर्स्ट आया तो अभी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा होगा, लेकिन ये लाइफ ऐसे नहीं दिखाती, क्योंकि बहुत ही अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गुरप्रीत, छोटा सा। मेरी एजुकेशन कलकत्ता में हुई। हमारा एक स्कूल था और एक स्कूल करीब 50-100 मीटर की दूरी पे एक और था। तो यदि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को यदि ये पता चलता था कि उनकी स्कूल का बच्चा उस स्कूल के बच्चों के साथ मिंगल कर रहा है, तो वो इतने दुखी हो जाते थे कि बच्चे को अपना जूता निकाल के बोलते थे कि मुझे मारो। तो उस स्कूल से अमर सिंह निकले, उस वाली स्कूल से हमारे साथ के थे, जो इतना बड़ा नेता बना। तो मीन्स उनके भी पेरेंट्स थे, हमारे भी पेरेंट्स थे, हमारे भी टीचर थे, उनके भी टीचर थे। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने चाय बेची। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डोंट सी अचीवमेंट इन योर अचीवमेंट इन चाइल्ड्स फोर्स कि ये कुछ बन जाए तो मेरा कुछ बेड़ा पार हो, बच्चा कुछ बन जाए तो बच्चे का बेड़ा पार हो। ये एक इम्प्रेशन यदि ये लेके चलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, तो वो कहीं भी हो
मैं तो इस बात को मानता ही नहीं कि बड़े अच्छे स्कूल में, हाँ चांसेस अच्छे हो जाते हैं, आप अच्छा शुद्ध खाना खाएंगे तो बीमारी कम होगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अशुद्ध खाना खाना पड़ गया तो आपको बीमारी होगी ही होगी। सही बात। तो आपकी कितनी पचाने की शक्ति है इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो मैं वो अमर सिंह का एग्जाम्पल तो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो हमारे क्लास के, हम एक ही क्लास में थे, वो दूसरे स्कूल में थे, हम दूसरे स्कूल में थे, लेकिन नजर भी नहीं मिलनी चाहिए ये हमारे स्कूल से, तो ये इंस्ट्रक्शंस थे उस स्कूल के बच्चों से। तो सही कह रहे हैं आप। मतलब बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी और मेरे लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंसाइटफुल था। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत बहुत इंसाइटफुल ये सेशन रहा होगा। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आज। जिस पद्धति से को मैं फॉलो करती हूँ स्कूल में, वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी, वो होलिस्टिक ग्रोथ में जो हम लोग विश्वास करते हैं, उसमें हम हेड, हार्ट और हैंड्स तीनों चीजों को साथ लेके चलते हैं। और आज हमने तीनों ही चीजों को लेके बात भी करी। हर एस्पेक्ट किड्स की वेलनेस का हमने आज डिस्कस किया। और आप लोगों के सारे शब्द बिल्कुल पर्ल्स ऑफ विजडम कहते हैं, जैसे एक एक शब्द काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, समझ में भी बहुत अच्छे से आया। और आपने काफी सिंपल शब्दों में, काफी सरल भाषा में सबको बहुत अच्छे से समझाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से आप अपना टाइम निकाला और हमारे साथ आज ये चर्चा करी। और इंडीड इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं अपने और हमारी बच्चों की हेल्थ पे, तो वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हेल्थ है तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। I would also like to thank Pehla Sukh, ICC, CWC and Indie Family Foundation for bringing this wonderful initiative and making Uday World of Inspired School associated to this initiative. I'm full of proud and very, very grateful to be associated to this wonderful initiative. And I also want to thank the wonderful audience and the panelists who got such thoughtful questions to enrich this discussion today. I really feel honored, and I would like to now hand over to Wing Commander VK Kala, who is the advisor for Pehla Sukh, to take over from here. दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर रुंगटा और डॉक्टर महेश्वरी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बच्चे के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। उन्होंने पूरी होलिस्टिक वेलनेस जिसे कहते हैं उसको कवर किया, वो चाहे फिजिकल वेलनेस हो, मेंटल वेलनेस हो, यहाँ तक कि दवाइयों की भी क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है उसको भी बहुत अच्छे से कवर किया है। आई एम श्योर ऑल आवर पेरेंट्स एंड किड्स विल लर्न अ लॉट आउट ऑफ इट। और साथ ही गुरप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सेशन को इतने अच्छे से कंडक्ट करने के लिए। और हमारे पार्टिसिपेटिंग पेरेंट्स और बच्चों को भी धन्यवाद, जिन्होंने इतने उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे सवाल पूछे। हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे और उन सवालों का और उन जवाबों का हमारे बाकी दर्शकों को भी बहुत बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, अब हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पार्टनर्स का और सपोर्टर्स का। हमारे कम्युनिटी पार्टनर्स हैं बिटोसा जयपुर, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर, RCCI, SMDJ एल्यूमिनाई एसोसिएशन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, SKIT जयपुर, लाइफ शिक्षा एंड IIS जयपुर। हमारे वर्चुअल इवेंट पार्टनर हैं hostvirtual.io, वेलनेस पार्टनर हैं CK बिरला हॉस्पिटल। हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं KP ऑटोमोटिव्स एंड प्रथम सॉफ्टवेयर, बिसाइड्स डेटा इन्फोसिस लिमिटेड। हमारे NGO पार्टनर्स हैं उड़ान और रक्षा। हमारे स्कूल पार्टनर्स हैं विबग्योर, नीरजा मोदी स्कूल, जयश्री पेरीवाल ग्लोबल स्कूल और उदय वर्ल्ड ऑफ इंस्पायर्ड स्कूल। दोस्तों, हमारा अगला इवेंट है फूड, हेल्थ और लाइफ के ऊपर। ये होगा 19 दिसंबर में इसी साल। तो आप सबका इंतजार रहेगा इस प्रोग्राम पे।
प्लीज मार्क दिस डेट इन योर कैलेंडर्स। जिन लोगों ने भी रजिस्टर किया है वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.pelasuk.org/certificates। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, प्लीज सबमिट योर फीडबैक अबाउट द वेबिनार हियर, www.pelasuk.org/feedback। आपके फीडबैक्स का हमेशा हमें इंतजार रहता है। और साथ में यह भी बताइए कि हम आगे किस विषय पर एक्सपर्ट्स को लेकर के आए, कौन सा वो बर्निंग इश्यू है जो आपको ट्रबल कर रहा है और उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। दोस्तों, आजकल का जमाना कनेक्ट रहने का जमाना है, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ अस। यू कैन सब्सक्राइब ऑन YouTube फॉर अपडेट्स on youtube.com/PehlaSukh, and please join our WhatsApp wellness group Save and Say Namaste on +91 820 90 64667। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू।